इस समय क्लास मिसचीफ से संबंधित है कि लीगल प्रोफेशन में लोग क्या क्या मिसचीफ्स करते हैं। तो पुलिस भी करती है, वकीलों के द्वारा भी कुछ होते हैं केसेस, पार्टियां भी करती हैं, क्लाइंट्स भी करते हैं। तो लिटिगेशन में हम किस तरफ से डिफेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, कहाँ हम किस पोजीशन में हैं, उसको ध्यान में रख करके मिसचीफ को रेगुलेट या कंट्रोल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब पार्टी थाने में एफआईआर लिखाने जाती है तो वहाँ पर अमूमन जीडी रुकी रहती है। पुलिस वाले या तो जीडी रोक कर रखते हैं या डुप्लीकेट जीडी चला कर रखते हैं, और बाद में अपने अनुसार वो उसको, वो जो ओरिजिनल जीडी है उसमें वो इंदराज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एफआईआर लिखाने का एग्जैक्ट टाइम है, जो इस बात को साबित करने में बड़ा रोल प्ले करता है कि घटना होने के बाद कितनी जल्दी से जल्दी एफआईआर लिखाई गई है। तो एफआईआर अगर जल्दी से जल्दी लिखाई गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआर लिखाने वाले को सोचने का, उस कहानी को कॉन्कॉर्ड करने का, उसमें फैब्रिकेट करने का, मिलाने का, जोड़ने का, घटाने का, दूसरों से परामर्श करने का समय नहीं मिलता। वो प्रॉम्प्ट एफआईआर होती है। तो माना जाता है कि मौके पर जैसा हुआ है वैसा ही उस व्यक्ति ने एफआईआर में थाने में लिखाया है। पर अगर उसको कुछ घंटे का समय मिल जाता है तो फिर कंसल्टेशन, परामर्श लेकर के, उचित अनुचित का विचार करके, लाभ हानि की बात सोच करके, तब वो एफआईआर को ट्विस्ट कर देता है, उसमें घटा बढ़ा देता है। जिसके प्रति वो इमोशनली अटैच्ड है उसको हटा देता है, उसकी जगह किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम डाल देता है। पर अगर वो एफआईआर प्रॉम्प्ट है तो वो व्यक्ति इमोशनली चार्ज्ड होता है, इसलिए वो रियल कल्प्रिट को ही वहाँ पर मेंशन करता है। इसलिए प्रॉम्प्ट एफआईआर का बड़ा महत्व है। पुलिस जो है, अगर उस व्यक्ति को जिसने एफआईआर लिखा रहा है जो, उसके साथ वो तालमेल कर लेती है तो एफआईआर को डिले होते हुए भी उसको वो प्रॉम्प्ट बना देती है, क्योंकि जीडी रुकी हुई है, इसलिए उसको प्रॉम्प्ट बना देती है। तो एक तो ये मिसचीफ पुलिस से होती है। हाँ, जीडी जो पुलिस रेगुलेशन है उसके तहत व्यवस्था है। जीडी को रोजनामचा भी कहते हैं। थाने में वो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रजिस्टर होता है, जिसमें हर एक घटना, कोई थाने में आया उसका इंदराज होता है, कोई बाहर गया तो इंदराज होता है, कोई पुलिस पार्टी वहाँ से घटना स्थल पर जाती है तो एंट्री करके जाती है। तो उस टोटल जो थाने की का क्रियाकलाप है उस सब का जिक्र जीडी में होता है। वो एक व्यवस्था है पुलिस रेगुलेशन एक्ट में कि वो जीडी को मेंटेन करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि पुलिस वाले उसमें हेरा फेरी नहीं कर पाते। पर हेरा फेरी करने के लिए उन्होंने तरीके निकाल लिए हैं। वो डुप्लीकेट जीडी चलाते, ओरिजिनल जीडी रोक कर रखते हैं। उस ओरिजिनल जीडी में बाद में बैठ करके आराम से घटनाओं को अपने हिसाब से सेट करते हैं। जबकि जीडी बनी इसलिए है ताकि पुलिस की एक्टिविटीज़ पर स्टेट का कंट्रोल रहे। सुपरवाइजरी जो बॉडी है, एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, जिनका सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है थाने के ऊपर, वो उसको कंट्रोल कर सके, देख सके और पुलिस बदमाशी न कर सके। नहीं, पुलिस तो बदमाशी करती है। वो जो एग्रीव्ड पार्टी हैं, जो विक्टिम हैं, उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट उसको मैनिपुलेट करती है। इसलिए जीडी की व्यवस्था कानून में की गई है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं ना, बदमाशी निकाल ही लेते हैं उसमें से।
अब एफआईआर के बाद में नंबर आता है मुलजिम के गिरफ्तारी का। एफआईआर जब लिखाई जाती है तो एफआईआर में एफआईआर लिखाने वाला उन मुलजिमों के नाम लिखता है। एफआईआर में जो विक्टिम है या उसका हमदर्द थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है, जिसका जिक्र 154 सीआरपीसी में दिया हुआ है। जब लिखाने जाता है तो उसने जैसे घटना देखी होती है, जैसा घटना स्थल पर लोगों ने उसे बताया होता है, उसी हिसाब से वो एफआईआर को लिखता है और पुलिस में दे देता है जाकर। अब अगर पुलिस वाले इंटरेस्टेड होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जो कच्ची एफआईआर हाथ से लिखी हुई है उसको रोक लेते हैं। अभी एफआईआर चिक नहीं काटते, जो वहाँ के थाने के रजिस्टर के अनुसार होती है उसको न काट करके वो जो एफआईआर कच्ची लिखी हुई है उसको रोक लेते हैं और वो जाते हैं घटना स्थल पर, मौके पर जाते हैं। मौके पर जाने के बाद उसकी जांच पड़ताल करते हैं, किसने अपराध किया, कहाँ है अपराधी, कौन कौन से गवाह हैं। अब उसी बीच में जिनके घर के व्यक्ति होते हैं जो उस केस में फंसे होते हैं, वो उनका स्वाभाविक है कि वो ये चाहते हैं कि उनके घर का बच्चा इसमें ना आए, ना फंसे। तो वो दरोगा जी के हाथ पैर जोड़ते हैं और उनको आर्थिक तरीके से खुश करते हैं। खुश करने के बाद अगर दरोगा जी खुश हो गए तो फिर वो क्या करते हैं कि थाने वापस आते हैं, जिसने एफआईआर लिखाई थी उसको बुलाते हैं और उससे दोबारा एफआईआर हाथ से लिखवाते हैं और लिखने के बाद पहली वाली एफआईआर फाड़ देते हैं और दूसरी वाली के अनुसार नकल चिक काट देते हैं। तो उसमें जो दरोगा जी के ने उनके नामों को हटवाया कि ये नाम हटा दो, क्योंकि उस पार्टी ने दरोगा जी को अपने हिसाब से सेट कर दिया, तो दरोगा जी ने वो नाम हटवा दिए। अब उस केस में वहीं से ट्विस्टिंग या मिसचिफ शुरू हो गई। 5 लोग थे, उनमें से 2 दरोगा जी ने हटवा दिए, अब 3 लोग मुलजिम खाली रह गए। उसके बाद एफआईआर की कॉपी नकल एफआईआर चिक कटने के बाद वहाँ से वो जो ओरिजिनल एफआईआर है जो शिकायत करने वाले ने थाने में 154 में लिखित में दिया था, वो और एफआईआर चिक दोनों वहाँ से सीओ ऑफिस से होते हुए मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुँच जाती है ऑफिस में, जिसको ट्रायल करना है, जहाँ उन्होंने बाद में चार्जशीट देनी है, उसी कोर्ट में ऊपर रिकॉर्ड में पहुँच जाती है। फिर दरोगा जी उसको उसमें घटाने बढ़ाने का काम आईओ साहब नहीं कर सकते। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद मुलजिम पकड़े जाते हैं। मुलजिम पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद उनको 167 में 167 सीआरपीसी में न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और अगर उनकी बेल तत्काल नहीं हुई तो उनको जेल भेज दिया जाता है। तो फिर हर 14-15 दिन में वो जेल से वापस पेश किए जाते हैं और वो इस तरह से बार बार 15 दिन में वापस 14 दिन या 15 दिन जैसा वो ठीक समझते हैं, नॉट मोर देन 15 डेज एट ए टाइम, वो जेल से आते रहते हैं, कोर्ट में पेश होते रहते हैं, दस्तखत करते रहते हैं और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक चार्जशीट नहीं आती है। इसी बीच में अगर चार्जशीट 60 दिन या 90 दिन 10 साल तक की सज़ा वाले अपराध जो हैं उनमें 60 दिन और जो 10 साल से ज़्यादा सज़ा वाले हैं उनमें 90 दिन तक न्यायालय इंतज़ार करती है और मुलजिम जेल में रहता है अगर बेल पहले नहीं हो गई तो। और फिर 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद जैसा भी केस है, 10 साल तक है तो 60 दिन और 10 साल से ज़्यादा सज़ा वाला है तो 90 दिन में वो बेल के लिए मुलजिम एंटाइटल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के जो आईओ महोदय हैं वो इन्वेस्टिगेशन अपना करते रहें, जितना टाइम उनको चाहिए वो लें, लेकिन मुलजिम को बेल मिल जाएगी। बेल मिल जाने के बाद मुलजिम को चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। चार्जशीट के दाखिल होने के बाद कोर्ट जो है कॉल आगे प्रोसीड करेगा, मुलजिम को तलब करेगा, ट्रायल होगा। अब इसमें क्या होता है, ट्रायल के दौरान वहाँ सरकारी वकील जो कोर्ट में होता है वो गवाहों को सम्मन करता है कोर्ट के माध्यम से
गवाह आते हैं। दरोगा जी ने जो गवाहों के बयान लिखे थे केस डायरी में, वो बयान गवाह को सरकारी वकील समझाता है, जबकि ये उसका कोई काम नहीं है। ये भी मिसचीफ है, ये भी मिसचीफ है। अदालत को ये मौका सरकारी वकील को नहीं देना चाहिए कि केस डायरी लेकर के वो गवाहों को बयान समझाए कि न्यायालय में तुम्हें क्या कहना है। गवाहों ने जो देखा है घटना स्थल पर, उसको सीधे कोर्ट में आकर के बयान देना चाहिए कि उसने क्या देखा था और किसको देखा था, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, वो जहाँ घटना हुई वहाँ से कितनी दूर खड़ा था, किसने पहले मारा, किसने मारने वाले को उकसाया, उकसाने में किन शब्दों का प्रयोग किया। ये सब गवाह को न्यायालय को बताना है, ताकि न्यायालय घटना स्थल पर दिमाग के द्वारा पहुंच जाए कि वहाँ क्या हुआ होगा और किसने क्या रोल प्ले किया है। पर होता बिल्कुल उल्टा है। न्यायालय में चार्जशीट जब आ जाती है तो नकलें सरकारी वकील वो कोर्ट के माध्यम से मुलजिमों को दे दी जाती हैं। जो चार्जशीट आई है 207 CRPC में इसकी व्यवस्था है। और जो सरकारी वकील साहब हैं, जो सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं, चाहे APO हों चाहे DGC हों, वो सब नियमानुसार, मतलब धड़ल्ले से गवाह को केस डायरी से बयान समझाते हैं, जो गलत है। और सेक्शन 163 CRPC के तहत ये बार्ड है, ये मना है, पर ना तो न्यायालय उनको रोकता है। और ये इतना कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि डिफेंस लॉयर भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। अब गवाह जो बयान अदालत में देगा वो सरकारी वकील के अनुसार देगा, ना कि जो उसने देखा था। गवाह तो बुलाया इसलिए गया है कि न तो वहाँ जज था घटना स्थल पर, न सरकारी वकील था, न डिफेंस लॉयर था। वहाँ तो गवाह था। गवाह ने जो देखा है, ओरल एविडेंस जो देना है उसको, वो डायरेक्ट होनी चाहिए। गवाह ने जो देखा है मौके पर, वही आकर न्यायालय में उसे बताना चाहिए। और न्यायालय को भी उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गवाह ने जो देखा है वही न्यायालय में बताए। जबकि होता ये है कि सरकारी वकील जो उसको सिखाता है वो न्यायालय में वो कहता है। अब यही एक मिसचीफ छिपा हुआ है। मिसचीफ ये छिपा हुआ है कि यदि पार्टी ने, मुलजिम की पार्टी ने, चाहे उसमें लॉयर हो, चाहे मुलजिम खुद हो, चाहे उसका कोई पैरोकार हो, अगर उसने सरकारी वकील को नमस्ते कर लिया, उसको खुश कर दिया, आप समझ सकते हो कैसे खुश होते हैं सरकारी वकील, खुश कर दिया, तो खुश होने के बाद सरकारी वकील वो बयान समझाएंगे जो डिफेंस चाहता है, और फिर न्यायालय में गवाह वो सच्चाई नहीं बता पाएगा। तो मुलजिम का जो दोषी है, जिसको कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए, वो बाइज्जत बरी हो जाता है, क्योंकि वो बयान जो गवाह देना चाहता था वो तो सरकारी वकील ने उसको देने ही नहीं दिया। यही ये मिसचीफ है। इसके बाद नंबर आता है डिफेंस का। डिफेंस भी कुछ 19 नहीं है, वो भी अपने क्लाइंट को छुड़ाने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि इसी काम के लिए मुलजिम ने उसको फीस दी होती है। वो कहता है मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है। स्किल का प्रयोग करने के बजाय वो मिसचीफ का सहारा लेता है, क्योंकि स्किल में शायद उतना दम नहीं है जितना मिसचीफ में है। अब मिसचीफ में क्या हुआ कि उसने बयान लिखने वाले को यदि अपने प्रभाव में ले लिया कैसे भी, तो गवाह कहता रहे कि मुलजिम हाजिर अदालत ने मेरे साथ ये अपराध किया है, और लेखक ने अगर ये लिख दिया कि मुलजिम हाजिर अदालत ने मेरे साथ ये अपराध नहीं किया है, तो कुछ भी कर ले अदालत और कुछ भी कर ले सरकारी वकील, मुकदमा छूट जाएगा। तो यहाँ भी सरकारी वकील को
या गवाह को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बयान वो दे रहा है या दे रही है, लेखक जो है उसी बयान को लिखे। और दस्तखत करने से पहले गवाह को ये अधिकार है कि वो उन बयानों को पढ़ ले कि लेखक ने वही लिखा है जो उसने बताया है या अपनी तरफ से कुछ घटा बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर इस बात पर निगाह वो नहीं रख पाएगा तो घटना में मुलजिम सही है, मुलजिम ने अपराध किया है, उसने भी अपनी पूरी ताकत से लेकर मुकदमा लड़ा है, पैसा खर्च किया है, समय बर्बाद किया है, इसके बावजूद वो मुलजिम छूट जाएगा। तो मिससीफ तो दोनों तरफ से होता है। अब इसके बाद में कुछ पैतड़े और भी हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया, जैसे चार्ज है और दूसरी चीज़ें हैं, तो ट्रायल में डिफेक्ट हो जाता है, फिर कोर्ट को दोबारा चार्ज लगाना पड़ता है। फिर वो गवाह जो पहले आए हुए थे, जो पहले बयान दे गए हैं, वो अदालत में बयान बदल देते हैं, क्योंकि उनके बदलने के लिए मुलजिम जो है वो उनको अप्रोच कर लेता है। तो बजाय 311 एविडेंस एक्ट का सहारा लेने से, 311 सीआरपीसी का सहारा लेने के बजाय वो इस मिससीफ का सहारा लेते हैं कि 311 में तो ये संभव है कि न्यायालय उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दे, लेकिन अगर चार्ज ही नहीं है फाइल में लगा हुआ, चार्ज की कोई कॉपी भी नहीं है, तो जजमेंट नहीं हो सकता, तो न्यायालय को चार्ज दोबारा लगाना पड़ेगा। और वो जो पहले गवाह PW1 हुआ है, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब चेयर पर आए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो अब जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस ज़िले में ही नहीं थे तो वो चार्ज कहाँ से लगा देंगे उस डेट में? तो चार्ज भी उनको वर्तमान डेट में लगाना पड़ेगा। तो फिर सीआरपीसी अपने आप उल्टी घूम जाती है और फिर उन गवाहों को दोबारा उन्हें तलब करना पड़ेगा एग्जामिन करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। तो पहले के जो बयान हैं वो प्रीवियस स्टेटमेंट में बदल के रह जाते हैं। फिर 145 में कंट्राडिक्शन के लिए, 145 एविडेंस एक्ट में वो कंट्राडिक्शन के लिए केवल इस्तेमाल हो पाएंगे, उनके आधार पर भी मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता। और उन्होंने इस बीच में अगर मुलजिम ने ये सोच करके कि मुझे तो सज़ा होने जा रही है, गवाह ने ठोक के गवाही दी है और दोबारा जब गवाही देगी तो वही अगर उसने दोहरा दिया तो मेरा जेल जाना तय है, तो इस बीच में वो धन बल का सहारा लेता है। धन बल का सहारा ले करके गवाह को अपने बयान पलटने के लिए मजबूर कर देता है या उसको प्रलोभन दे करके वैसा करने से रोक लेता है। तो अल्टीमेटली न्याय की हत्या हो जाती है, क्योंकि न्यायालय राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करता है और उसने मुलजिम ने अपने अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट कर लिया तो मुकदमा छूट जाएगा। तो ये तमाम सारे मिसचीफ हैं जिनमें डिफेंस लॉयर को और प्रोसिक्यूशन को और विटनेसेस को सबको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि इनसे वो अपने मुकदमे को बचा कर रखे। अब इन ये जो मिसचीफ हमने अभी अभी जिक्र किया, इनमें हमने जो भी जिन मिसचीफ्स की तरफ इशारा किया और कुछ को साफ साफ बता दिया है, इनसे बचें कैसे, ये जो मास्टर क्लास हम करेंगे 11 तारीख को, 11 जुलाई को जो हम करेंगे, उसमें हम इनको डिटेल में आपको बताएंगे कि इस मिसचीफ से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानी बरतें। थैंक यू।